नमस्ते। तेहरान को शायद अब जाकर समझ आ रहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक गलती क्या होती है। जिस चीन को ईरान ने अपना सबसे बड़ा सहारा समझा, जिसके भरोसे उसने अमेरिका और इजराइल की खुली चुनौती मोल ली, आज वही चीन ऐसा दांव खेल रहा है जिसने ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य है, वही रास्ता जिससे दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वही रास्ता जिसे ईरान अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत और दुनिया की आर्थिक नस मानता है। अब उसी पर चीन ने ऐसा रुख अपना लिया जो सीधे अमेरिका के हितों से मेल खाता दिखाई दे रहा है। यानी जिस दोस्त पर तेहरान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज वही दोस्त ईरान को सबसे बड़ा रणनीतिक झटका देता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, मालदीव से लेकर अफ्रीका के कई मुस्लिम देशों तक एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जहां चीन पहले निवेश, साझेदारी और बड़े सपने दिखाता है, फिर धीरे धीरे वही देश आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता के जाल में फंसते चले जाते हैं। पाकिस्तान को विकास के सपने दिखाए गए, लेकिन आज वही पाकिस्तान कर्ज, महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका ने बंदरगाह खो दिया, अफ्रीका के कई देश भारी कर्ज के दबाव में हैं, और अब ईरान को भी देर से समझ आने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती नहीं, सिर्फ हित चलते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस चीन को कई मुस्लिम देश पश्चिम के विकल्प और अपना स्वाभाविक साथी मान रहे थे, वही संकट के समय दूरी क्यों बना लेता है। क्या चीन वास्तव में इन देशों का हितैषी है, या फिर बिना युद्ध किए दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और क्या ईरान को अब जाकर समझ आया है कि जिस रास्ते पर पाकिस्तान पहले फंसा था, अब तेहरान भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। ईरान में इस समय हालात सिर्फ सैन्य तनाव तक सीमित नहीं है, असली लड़ाई भरोसे की है। ईरान ने पिछले कई सालों में पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर चीन और रूस के साथ गहरी साझेदारी बनाई। चीन ने अरबों डॉलर के निवेश का वादा किया, ऊर्जा समझौते हुए तेल खरीद को बढ़ाया गया, बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डील हुई। लेकिन जैसे ही होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर दुनिया में तनाव बढ़ा, चीन ने साफ कर दिया कि वह समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता चाहता है। सुनने में यह सामान्य बयान लगता है, लेकिन असल में यह ईरान के सबसे बड़े दबाव वाले हथियार पर चोट है, क्योंकि ईरान सालों से होर्मुज स्ट्रेट को अपनी रणनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल करता आया है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देशों की सांसें इसी रास्ते पर टिकी है, और ईरान बार बार संकेत देता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस रास्ते को बंद कर सकता है। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। रूस के कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान का आर्थिक परमाणु बम है, मतलब ऐसा हथियार जो बिना मिसाइल चलाए पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला सकता है। लेकिन अब चीन कह रहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। यानी चीन ने साफ संकेत दिया कि उसकी पहली प्राथमिकता उसका व्यापार और तेल सप्लाई है, न कि ईरान की रणनीतिक लड़ाई। और यही वह पल है जिसने ईरान के अंदर चीन को लेकर भ्रम तोड़ना शुरू कर दिया। असल सवाल यहीं से उठता है कि आखिर चीन बार बार मुस्लिम देशों के इतना करीब क्यों जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल, संकट के समय वह उन्हीं देशों से दूरी क्यों बना लेता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन ने पाकिस्तान में सीपैक परियोजना के नाम पर लगभग 62 अरब डॉलर के निवेश का सपना दिखाया। पाकिस्तान को लगा कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था बदल देगा, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत यह है कि विदेशी कर्ज 135 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर हुआ है, बिजली संकट बढ़ रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं, और जिन परियोजनाओं को विकास का इंजन बताया गया था, वही पाकिस्तान के लिए कर्ज का बोझ बन गई। पाकिस्तान के अंदर अब खुलकर यह सवाल उठता है कि क्या चीन ने वास्तव में मदद की, या सिर्फ अपने लिए रास्ते और बंदरगाह सुरक्षित किए। गवादर इसका सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। पाकिस्तान को कहा गया कि गवादर दुबई जैसा बन जाएगा, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। स्थानीय लोगों को साफ पानी तक नहीं मिला, रोजगार सीमित है, सुरक्षा पर भारी खर्च बढ़ चुका है, और सबसे बड़ी बात, गवादर की रणनीतिक अहमियत का फायदा सबसे ज्यादा चीन को मिला।
यानी पाकिस्तान ने जमीन दी, सुरक्षा दी, राजनीतिक जोखिम उठाया, लेकिन नियंत्रण और फायदा किसे मिला? यही सवाल अब ईरान में भी उठ रहा है, क्योंकि चीन ईरान के चाबार और ऊर्जा क्षेत्रों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाता रहा है। चीन का खेल बहुत सीधा लेकिन बेहद खतरनाक है। वह उन देशों को चुनता है जो पश्चिम से नाराज हैं, आर्थिक संकट में हैं या अंतर्राष्ट्रीय अलगाव झेल रहे हैं। फिर वह खुद को दोस्त के रूप में पेश करता है। भारी निवेश, सस्ती परियोजनाएं, तेज निर्माण और बिना मानवाधिकार सवालों के सहयोग, यह मॉडल कई देशों को आकर्षित करता है। लेकिन धीरे धीरे वही देश चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर होने लगते हैं और फिर शुरू होता है असली दबाव। श्रीलंका इसका जीवित उदाहरण है। चीन से भारी कर्ज लेने के बाद श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया और अंततः हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक रणनीतिक बंदरगाह धीरे धीरे चीन के नियंत्रण में चला गया। मालदीव में भी यही पैटर्न दिखाई दिया। बड़ी परियोजनाएं, भारी कर्ज और फिर आर्थिक दबाव। अफ्रीका के कई मुस्लिम देशों में चीन ने सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और सरकारी भवन बनाए, लेकिन बदले में उन देशों की आर्थिक निर्भरता बढ़ती चली गई। अफ्रीका में चीन का कुल निवेश और कर्ज सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। कई देशों के जीडीपी का बड़ा हिस्सा अब चीनी कर्ज के दबाव में है। यही वजह कि आज दुनिया डेट ट्रैप यानी कर्ज जाल शब्द का इस्तेमाल करती है। अब ईरान की तरफ लौटते हैं। ईरान को लगा था कि चीन उसके लिए पश्चिम का विकल्प बन जाएगा। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह दबाव में आई। तेल निर्यात प्रभावित हुआ, विदेशी निवेश घटा, महंगाई बढ़ गई। ऐसे समय चीन सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया। चीन ने रियायती कीमतों पर ईरानी तेल खरीदा। दोनों देशों के बीच 25 साल की रणनीतिक साझेदारी और 400 अरब डॉलर के निवेश की चर्चा हुई। ईरान के कई नेताओं ने इसे ऐतिहासिक मोड़ बताया, लेकिन असली समस्या यही थी कि यह साझेदारी बराबरी की नहीं थी। चीन के पास विकल्प थे, ईरान के पास विकल्प नहीं। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है। उसे खाड़ी का तेल चाहिए, लेकिन वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए वह एक साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान के साथ संबंध बनाकर रखता है। यही वजह है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो चीन खुलकर ईरान के पक्ष में नहीं आया, क्योंकि चीन जानता है कि उसका पूरा व्यापारिक मॉडल स्थिरता पर टिका है। अगर होर्मुज बंद हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान चीन को भी होगा। इसलिए चीन ईरान को इतना ही समर्थन देता है जितना उसके हितों के लिए जरूरी हो। यही मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल सामने आती है। कई देशों ने चीन को वैचारिक दोस्त समझ लिया, जबकि चीन पूरी तरह हितों की राजनीति करता है। चीन के लिए धर्म, विचारधारा या भावनात्मक गठबंधन मायने नहीं रखते। उसके लिए बाजार, संसाधन, बंदरगाह और व्यापार मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन उइगर मुस्लिम मुद्दे पर भी कठोर नीति अपनाता है, लेकिन फिर भी कई मुस्लिम देश उसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि वे आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। तेहरान में अब यह डर बढ़ रहा है कि अगर भविष्य में और बड़ा संघर्ष हुआ तो क्या चीन वास्तव में ईरान के साथ खड़ा होगा या फिर सिर्फ बयान देकर पीछे हट जाएगा। हाल की घटनाओं ने यही संकेत दिए हैं। चीन ने ईरान को एक तरह से अकेला भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसने ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया जिससे अमेरिका या वैश्विक व्यापार सीधे उसके खिलाफ हो जाए। यानी चीन हमेशा संतुलन की राजनीति करता है और यही संतुलन कई देशों के लिए भ्रम पैदा कर देता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही भारी दबाव में है। बेरोजगारी, महंगाई, मुद्रा संकट और प्रतिबंधों ने आम जनता को परेशान किया हुआ है। देश में खाद और पानी के लिए हाहाकार मचा है। कई इलाके भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। युवा वर्ग के भीतर भारी असंतोष है। ऐसे समय चीन से उम्मीद थी कि वह बड़ा आर्थिक सहारा देगा, लेकिन चीन बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वह जानता है कि ईरान में अस्थिरता बढ़ने पर उसका निवेश भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए चीन कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता जो सीधे अमेरिका से टकराव पैदा करे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर चीन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कहने वाले कहते हैं कि चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए दुनिया भर में व्यापारिक और रणनीतिक नेटवर्क बना रहा है। बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा पाइपलाइन और डिजिटल नेटवर्क,
यह सब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि प्रभाव बढ़ाने का तरीका है। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका और मध्य पूर्व तक चीन अपने लिए ऐसे रास्ते तैयार कर रहा है जिनसे भविष्य में उसकी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत हो सके। यानी चीन बिना युद्ध किए वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी भी अब सामने आने लगी है। जिन देशों ने चीन से भारी कर्ज लिया वहां जनता सवाल पूछने लगी है। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा गया कहां। श्रीलंका में जनता ने आर्थिक संकट के दौरान सड़कों पर उतरकर विरोध किया। अफ्रीका में कई जगह चीनी कंपनियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। और अब ईरान में भी धीरे धीरे यह बहस शुरू हो रही है कि क्या चीन वास्तव में भरोसेमंद साथी है। दुनिया की राजनीति अब सिर्फ हथियारों से तय नहीं हो रही। आर्थिक निर्भरता सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है। अमेरिका दबाव और प्रतिबंधों से काम करता है, जबकि चीन निवेश और व्यापार से प्रभाव बढ़ाता है। फर्क सिर्फ तरीके का है और यही बात अब कई देशों को समझ आने लगी है। चीन मुस्कुराकर वही काम करता है जो दूसरे देश दबाव बनाकर करते हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ चीन को मौन महाशक्ति कहते हैं। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से चेतावनी देता रहा है कि चीन की परियोजनाओं के पीछे सिर्फ आर्थिक नहीं रणनीतिक मकसद भी छिपे होते हैं। भारत ने CPEC का विरोध किया क्योंकि उसका हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर भी चिंता जताई। आज जब कई देश चीन के कर्ज और दबाव को महसूस कर रहे हैं, तब भारत की कई आशंकाएं सही साबित होती दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन कभी खुलकर किसी एक पक्ष का स्थायी साथी नहीं बनता। वह हर जगह अपना फायदा सुरक्षित रखता है। सऊदी अरब और ईरान दोनों से संबंध रखना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के बावजूद चीन अमेरिकी बाजार पर भी निर्भर है। यानी चीन हर मोर्चे पर ऐसा संतुलन बनाकर चलता है जिससे उसका आर्थिक इंजन चलता रहे। लेकिन क्या यह रणनीति हमेशा काम करेगी? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ पश्चिमी गठबंधन, दूसरी तरफ चीन और उसके साझेदार। ऐसे में तटस्थ खेल खेलना लंबे समय तक मुश्किल हो सकता है। अगर भविष्य में खाड़ी क्षेत्र में फिर बड़ा संघर्ष हुआ तो चीन को भी स्पष्ट पक्ष चुनने का दबाव झेलना पड़ सकता है। ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बाहरी नहीं अंदरूनी भी है। जनता आर्थिक राहत चाहती है, युवा रोजगार चाहते हैं, लेकिन लगातार तनाव और प्रतिबंधों ने हालात जटिल बना दिए हैं। अगर चीन भी सीमित समर्थन की नीति पर चलता रहा तो ईरान की रणनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि तेहरान में अब नई बहस शुरू हो चुकी है कि सिर्फ चीन और रूस पर भरोसा करना पर्याप्त है या नहीं। आज पूरी दुनिया एक नई तरह के वैश्विक खेल को देख रही है। यह खेल टैंक और मिसाइलों से कम बंदरगाहों, कर्ज और व्यापारिक मार्गों से ज्यादा लड़ा जा रहा है। चीन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और कई मुस्लिम देश जो कभी पश्चिम से दूरी बनाकर चीन की तरफ बढ़े थे, अब समझने लगे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। तेहरान में इस समय जो बेचैनी है वह सिर्फ एक बयान की वजह से नहीं है। वह इसलिए है क्योंकि ईरान को एहसास होने लगा है कि जिस ताकत को उसने संकट का सहारा समझा वह शायद सिर्फ अपने फायदे की साथी है। पाकिस्तान यह दर्द पहले महसूस कर चुका है, श्रीलंका भुगत चुका है, अफ्रीका के कई देश दबाव झेल रहे हैं और अब ईरान भी उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दुनिया बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही। बड़ी ताकतें हमेशा अपने हितों को सबसे ऊपर रखती है और जो देश भावनाओं में रणनीति बनाते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।